आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश के नए मुखिया यूनुस ने पीएम मोदी को किया फोन, हिंदुओं की सुरक्षा पर हुई ये बात। सेक्युलर सिविल कोड लाकर बीजेपी क्या अपने पुराने फॉर्म में वापसी कर सकेगी? पहले सीएम फेस का ऐलान और फिर करे चुनाव प्रचार, उद्धव ठाकरे ने एमवीए सहयोगियों से की अपील। जज साहब, मुझे डर लग रहा है कि शख्स ने कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। कुर्स्क में अटैक खोला अपना सैन्य दफ्तर, पुतिन के रूस में कहां तक अंदर घुसी यूक्रेन की सेना। हिजबुल्लाह ने दुनिया को दिखाया इजराइल का काल, सुरंगों में मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक। मैंने नेतन्याहू से गाजा युद्ध खत्म करने को कहा था जब इजरायली पीएम से हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की बात। एमसीएलआर दर में बढ़ोतरी के बाद महंगी हो गई लोन ईएमआई। ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर, मनोज वाजपेयी स्पेशल मेंशन, जाने किस फिल्म को मिला अवार्ड। और विनेश फोगाट मर भी सकती थी, कोच ने बताई उस रात की कहानी। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है और केंद्र सरकार कई बार हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा चुकी है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर बात की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया। अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को नया नाम देकर किया मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने देश में मौजूदा संहिता को कम्युनल सिविल कोड कहकर पुकारा और इसकी जगह सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, पर राजनीति में नाम ही सब कुछ है। पिछले साल विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। इसके बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत शब्द को प्रमोट करना शुरू कर दिया। बहुत सी जगहों से इंडिया खत्म भी कर दिया गया। विपक्ष ने जिस तरह गठबंधन का नाम इंडिया रखकर सत्तारूढ़ गठबंधन पर बढ़त बना लिया था, ठीक उसी तरह केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड का नाम देकर विपक्ष पर बढ़त हासिल करने की सोच रखी है। पीएम मोदी के इस कदम को बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गेम चेंजर समझा जा रहा है। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के गठबंधन सहयोगी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बयान देते हुए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी द्वारा घोषित किसी भी उम्मीदवार का बिना शर्त समर्थन करेंगी। उद्धव ठाकरे ने एमवीए की एक मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि इस साल के आखिरी में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक लड़ाई होगी। ठाकरे ने कहा, एमवीए के सीएम चेहरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। मैं गठबंधन के सभी नेताओं से अपील करता हूं, चाहे वह पृथ्वीराज चौहान हो या शरद पवार, वे सीएम के लिए अपनी पसंद की घोषणा करें और मैं बिना किसी शर्त उनका समर्थन करूंगा। उन्होंने एमवीए सहयोगियों से गुजारिश की है कि वे पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करें और फिर प्रचार अभियान शुरू करें। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के बाद से देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर है। डॉक्टर इंसाफ की मांग कर रहे हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार दबाव बना रही है। वहीं हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही पीड़िता की फोटो सोशल मीडिया पर डालने को लेकर भी चेतावनी दी है। वहीं इस बीच आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं संदीप घोष से शुक्रवार को सीबीआई टीम ने कोलकाता सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ की। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में संदीप घोष ने कहा कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए। हाईकोर्ट की जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने शुक्रवार को संदीप घोष की याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। संदीप घोष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था।
यूक्रेन द्वारा किए गए जवाबी हमलों से रूस हैरान है। दरअसल यूक्रेन ने बीते कुछ दिनों में रूस की उतनी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है जितना पुतिन की सेना ने बीते कई महीनों में यूक्रेन पर कब्जाया था। यूक्रेन द्वारा हमले की शुरुआत 6 अगस्त को की गई थी, जब उनके सैनिकों ने टैंकों और विमानों के बड़े काफिले रूस के साथ कुर्स्क इलाके में दावा बोल दिया था। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उसके देश की सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में स्थित शहर सुदजा पर पूर्व नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन का यह अभी तक रूस का सबसे खतरनाक हमला है। यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में अपना सैन्य प्रशासनिक दफ्तर तक बना लिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसकी सेना रूसी क्षेत्र में कई जगहों से आगे बढ़ रही है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर 4 जगहें दिखाई गई है जहां से इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएगी। हिजबुल्लाह ने ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई है। ये इतनी बड़ी है कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस है। इसमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वह दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को न्यू जर्सी गोल्फ क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 80 मिनट के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को बाइडेन प्रशासन के आर्थिक रिकॉर्ड से जोड़ने की कोशिश की। पत्रकार के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने जुलाई में अपनी आखिरी मीटिंग के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि वे गाजा में इजराइल के युद्ध को जल्द खत्म करें। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने युद्ध खत्म करने की गुजारिश की और कहा कि इसे जल्द ही खत्म करना होगा, लेकिन जीत हासिल करो, अपनी जीत हासिल करो और इसे खत्म करो। इसे रोकना होगा, हत्या को रोकना होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के दिन लोन धारकों को झटका दे दिया। दरअसल बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट यानी MCLR में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बैंक ने बताया है कि MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। MCLR में बढ़ोतरी हो जाने के बाद अब लोन महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR की दरों में बढ़ोतरी की है। SBI की वेबसाइट पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार पिछले एक साल की अवधि में MCLR 8.85% की पिछली दर के मुकाबले 8.95% अधिक आंका गया है। MCLR रेट का इस्तेमाल ऑटो लोन, पर्सनल लोन जैसे लोन की EMI तय करने के लिए किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस कर दिया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड्स कहे जाने वाले नेशनल अवार्ड किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस बार ये अवार्ड उन फिल्मों के लिए दिए गए हैं जिन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से आई डायरेक्टर एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने 2022 में माइथोलॉजी बेस्ड कहानी से सिनेमा फैंस का दिल जीत लिया था। फिल्म देखने के बाद से ही लोग इसे नेशनल अवार्ड्स के लिए फेवरेट बता रहे थे। इसके साथ ही मलयालम सिनेमा के लेजेंड एक्टर में गिने जाने वाले एक्टर मामूटी को भी उनकी 2 बेहतरीन फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में मजबूत दावेदार माना जा रहा था। आखिरी सांस तक या मरते दम तक या जान लड़ा देना। हम अक्सर अपनी बातचीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक से मेडल लाने के लिए ऐसी ही कोशिश की थी। उन्होंने ओलंपिक मेडल के लिए जान की बाजी लगा दी थी। यह खुलासा विनेश फोगाट के कोच वॉलर अकॉस ने किया है। हंगरी के वॉलर ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट किया, हालांकि उन्होंने इसे बाद में डिलीट भी कर दिया है। हंगरी के वॉलर अकॉस ने फेसबुक पर विनेश फोगाट के वजन बढ़ने और उसे कम करने की कोशिश के बारे में विस्तार से लिखा।
फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक वॉलर अकॉस ने लिखा, सेमीफाइनल जीतने के बाद उनका वजन 2.7 किलो ज़्यादा था। उन्होंने इसके बाद वजन कम करने के लिए 1 घंटे 20 मिनट तक एक्सरसाइज। इसके बावजूद उनका वजन 1.5 किलो ज़्यादा ही रहा। इसके बाद उन्हें 50 मिनट तक सोनाबाद कराया गया, लेकिन एक बूंद पसीना भी नहीं निकला। इसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हमने देर रात से सुबह 5:30 बजे तक उनसे कई तरह के कार्डियो मशीन और कुश्ती के दाव लगवा कर वजन कम करने की कोशिश की। हम उनसे 1 घंटे में तकरीबन 45 मिनट एक्सरसाइज कराते और बीच में 2-3 मिनट का ब्रेक देते। वे एक बार तो लगभग बेसुध होकर गिर गई। हमने उन्हें किसी तरह जगाया और 1 घंटे और सोनाबाद कराया। मैं जानबूझकर इतने विस्तार और नाटकीय ढंग से सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। मैं तो बस यह याद रख रहा हूँ कि वे मर भी सकती थी।